सभी को मेरा प्रणाम। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 794 दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर स्वप्निल आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर धीमिशा मेहता मैम। डॉक्टर धीमिशा मेहता मैम ने अपनी स्कूली शिक्षा ज्ञान धाम हाई स्कूल वापी से प्राप्त की और वर्ष 1995 में मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नासिक से स्नातक किया। वे पिछले 24 वर्षों से दिल्ली में एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में सेवा दे रही हैं। वर्ष 2017 से वे हैनीमैन होम्यो फोरम से माइंड मेथड की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और 2021 से एचएचएफ दिल्ली की एडमिन के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे अखिल भारतीय चिकित्सक संघ की उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रभारी भी हैं। उन्होंने एचएचएफ और एबीसीए के मंच पर कई सेमिनार और वेबिनार भी दिए हैं। वर्तमान में वे एबीसीए ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को माइंड मेथड द्वारा मटेरिया मेडिका पढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वृद्धाश्रम और पुनर्वास केंद्रों में भी व्याख्यान दिए। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को मता साझा करें। ओवर टू यू मैम। नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू स्वप्निल। नमस्ते सहानी सर। आज मैं आप सबके सामने नैट्रोम्यूर लेकर आई हूँ, नैट्रोम्यूर की जर्नी लेकर आई हूँ। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं नैट्रोम्यूर को फटाफट लेना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा है, इसलिए हम शुरू करते हैं। नैट्रोम्यूर जो है वो कॉमन सॉल्ट है, नमक है। नमक क्या है? मैंने आपका नमक खाया है। हम कहते हैं ना, नमक हलाल या नमक हराम। इसका मतलब क्या है? जिसका नमक खाया है उसे कभी भी गद्दारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी डिग्निटी उन्हें अलाउ नहीं करती है गद्दारी करना। जो नेट्रम्यूर है वो कभी भी ना गद्दारी करता है ना सहता है। क्या हम नमक को किसी भी और चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। उसका अस्तित्व ही उसकी एक्सक्लूसिवनेस है। चीनी के बदले हम गुड़ ले सकते हैं और भी कई चीजें ले सकते हैं। खट्टापन भी चीजों में, कई चीजों में मिलेगा। कड़वा और तीखापन भी हम कई चीजों में ले सकते हैं, लेकिन नमकीन के लिए सिर्फ नमक है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवनेस है नमक का। अब हम एक शुरू करेंगे जर्नी नैट्रोम्यूर की। अब एक निसंतान दंपति हमारे क्लिनिक में प्रवेश करता है जिसे नैट्रोम्यूर की आवश्यकता है। यह दंपति लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु का है। दोनों ही अच्छे से सजे सवरे, सभ्य और विनम्र है, लेकिन उनके व्यवहार में गहरी, चुपचाप रहने वाली उदासी स्पष्ट झलकती है। महिला नजर मिलाने से कतराती है और शुरुआत में अधिकतर बातें पति ही करता है। मरीज दुखी है क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग चाइल्डलेस, ये कंप्लीट रेपर्टरी का रूब्रिक है। पेशेंट कहता है हमारे भी बच्चे होते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि इनको बड़ा करे, परवरिश करे। इसका रूब्रिक आता है चिल्ड्रन बिगेट एंड टू हैव चिल्ड्रन डिजायर टू। बिगेट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब उत्पन्न करना, जनना। मैडम, एक मिनट। मैडम, आपका पीपीटी मूव नहीं कर रहा। जी सर, मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दंपति है, दूसरे के बच्चों को देखकर उसे लगता है कि हमारे भी बच्चे हों, तो रूब्रिक लेते हैं हम एनवी। अब इसके बच्चे हो जाते हैं हमारी ट्रीटमेंट से। इससे जब बच्चे हो जाते हैं तो एक बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है बहुत सारे दिन। तब उस बच्चे को क्या फीलिंग आती है? डिल्यूशन, मदर इज डेड। शिशु को पोषण और प्रेम की कमी महसूस होती है। संबंधों में कोई गर्माहट नहीं है, लगाव, निस्वार्थ प्रेम, ये सब पूरी तरह से अनुपस्थित है। जो महिलाएं कामकाजी है वो शिशु की गहराई से आहत महसूस करते हैं क्योंकि उनकी माँ उन्हें सांत्वना, प्रेम और करुणा नहीं दे पाती है, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता होती है। ये आजकल बहुत ही सारे माताओं में दिखता है जिन्हें ऑफिस जाना बहुत जल्दी शुरू करना होता है। क्विकली वो अपनी ऑफिस शुरू कर देते हैं। अब ये बच्चे बड़े होते हैं।
ये कैसे बन सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये उनकी मॉर्बिडिटी पे डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं कि उसी कपल को दो बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। अगर हम गर्ल नैट्रोम्यूर ले तो नैट्रोम्यूर अच्छी बच्ची बनेगी। क्लिंगिंग मदर, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर, चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर। मतलब अब मदर क्या हमारे सामने उस बच्ची को प्रेजेंट करेगी कि ये बहुत मम्मी मम्मी करती है, बहुत मेरे को चिपकती रहती है, बिल्कुल अलग नहीं रहती है, कहीं आती जाती नहीं है। ठीक है, ये बहुत माइल्ड है और हर काम बहुत अच्छे से करती है, इसको सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये खाती तो ठीक से है लेकिन इसके शरीर को नहीं लगता है। इसके रूब्रिक्स हैं: जनरल इमेसिएशन, एपिटाइट विथ इमेसिएशन, रेवेनियस चिल्ड्रन इन। ठीक है, तो इसके रूब्रिक्स हैं: माइल्डनेस, प्रिकॉसिटी, यील्डिंग डिस्पोजिशन, चिल्ड्रन इन। अब जो बच्चा बहुत ही सेंसिटिव होगा वो कैसा होगा? जो बॉय होगा अगर, तो अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स चिल्ड्रन इंसल्टिंग। मतलब ये कैसा बच्चा होगा? ये जो बच्चा है वो पेरेंट्स की बात सुनेगा नहीं। अब ये मदर कैसे लेकर आएगी हमारे सामने कि ये हमारी कोई भी बात नहीं मानता है, कभी भी हमारे इंसल्ट कर देता है? तो तीन रुब्रिक है: एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट। इन तीनों में से कोई ना कोई कारण रहेगा उसके नेगेटिव बिहेवियर के लिए। Biting nails children in. Concentration difficult children in. Gestures makes fingers, mouth, children put fingers into the. Jealousy between children. तो ये मदर कहेगी कि ये बहुत नाखून खाता है, मुंह में अपने उंगलियां डालता रहता है, ये इसकी बहन के साथ इसकी बिल्कुल नहीं पटती, वो हमेशा यही कहता है कि आप तो उसी को चाहते हो। तो उसके चेहरे पर हमें सैडनेस दिखेगी। ये एक नेगेटिव फीचर वाला नैट्रोम्यूर लड़का है, स्मॉल चाइल्ड। और एक इसका रूब्रिक है: हेड पेन स्कूल गर्ल्स इन। ठीक है, और मदर कहेगी कि ये जो बेटा है उसने कभी भी मेरा दूध पिया ही नहीं, पहले से ही उसने मेरा दूध रिफ्यूज कर दिया। जनरल फूड एंड ड्रिंक्स, मिल्क एवर्जन, मदर्स मिल्क चाइल्ड रिफ्यूजेस। ठीक है, तो अब ये नैट्रोम्यूर चाइल्ड जो भी होगा वो हमारे क्लिनिक में कैसे आएगा? वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड बच्चा होगा और क्लिनिक में आकर बहुत प्रॉपरली अपनी सीट पे बैठेगा, ना इधर कूदेगा ना उछलेगा, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। फिर हम उसकी तरफ देखते हैं और वो मुंह फेर लेता है, नजर फेर लेता है। रूब्रिक है: लुक्ड एवर्जन टू, लुक्स इवेडिंग स्पोकन वेन। क्लिनिक में अटेंशन उस पर ना हो ऐसा वो चाहता है। वो डॉक्टर की आंखों में देख के आंसर नहीं करता। आंसरिंग लुकिंग टुवर्ड्स द वॉल। उनको ओवर करेजिंग, फ्लैटरिंग, बार बार हग करना पसंद नहीं है, वो इरिटेट हो जाते हैं। वो बच्चे टिमिड है, शाई है, जल्दी से अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात मदर शेयर करती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है लेकिन वो रोता नहीं है, वो बच्चा वीपिंग कंट्रोल्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स। अगर नैट्रोम्यूर बच्चा है किसी का और उसके पेरेंट्स में अगर झगड़ा होता है तो नैट्रोम्यूर कुछ बोलेगा नहीं जब उसके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा होगा, पर वो इमोशनली हर्ट होगा और बहुत सालों तक याद रखेगा, भूलेगा नहीं और शेयर भी नहीं करेगा। अब जो है हम क्लिप्स देखेंगे थोड़ी सी। जो नेट्रम्यूर है जब ये बड़ा हो जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल बनता जाता है। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है नेट्रम्यूर बौद्धिक दिग्गज बनता जाता है। उसके सजग मन ये महसूस करने लगता है कि सफल और विशिष्ट बनना बहुत जरूरी है। एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव। उसका अवचेतन मन जो गहराई से आहत और शोषित है उसकी बड़ी उपलब्धियों की ढाल में लिपट जाता है। वो गरिमामय बन जाती है, डिग्निफाइड बन जाती है, विशिष्टता होती है उसमें, एक एक्सक्लूसिवनेस होती है। आज मैं आपको नेट्रम्यूर एक मूवी के क्लिप्स से समझाने की कोशिश करूंगी। फिल्म है फैशन, आप सबने देखी होगी। आपको सिर्फ इस क्लिप्स में प्रियंका चोपड़ा के फेशियल एक्सप्रेशंस और आंखें देखनी है।
छोटा सा क्या है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या तुमने तुम्हारा दिमाग खराब। तो इस क्लिप में हमने देखा कि एक छोटे शहर की लड़की है और उसके सपने बड़े हैं। दिस इज एम्बिशन इंक्रीज्ड। एक लोकल फैशन शो को वो जीत लेती है, लेकिन उससे वो खुश नहीं है, उसको और आगे जाना है। तो वो बॉलीवुड के लिए मुंबई जाना चाहती है, जहां वो अपने फादर के विश के अगेंस्ट जाती है। इसे कहते हैं ऑडेसिटी। ऑडेसिटी है निर्भीकता जो चौंकाए। बोल्डनेस था ये। ऑडेसिटी इज बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग। उसके आप देखेंगे डिग्निफाइड है, कितना वो स्ट्रेट नेक नेक रखती है और घर से भी कितनी डिग्निटी से जा रही है वो। दिस इज एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम फैमिली। फैमिली से वो दूर हो जाएगी, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली भी। अगर इस पॉइंट पे वो मान जाती तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन आता, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग विथ फादर आता। लेकिन उसने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और वो मुंबई के लिए चली जाती है। अब वो मुंबई पहुंचकर जिनसे मिलती है, उनसे वो कैसे बात करती है आप देखिए। इसे सही जगह पर देखो वरना एरोगेंस कर सकते नहीं। Really? अच्छा, मुझे सर मुझे कहीं I like your confidence. ये है, क्या है ये? हॉटी है, उसकी विशिष्टता है ये। हॉटी का मतलब होता है घमंडी और अहंकारी। मतलब वो बड़े गर्व के साथ उसके साथ बात करती है और दूसरों को नीचा समझती है। अब उसे कंगना रनौत मिलती है, जो ऑलरेडी एक शो स्टॉपर होती है। दिस इज हीडलेस। किसी की बात को नहीं मानना। यह ध्यान नहीं देती है, लापरवाह है, अविवेकी है, बेपरवाह है। मतलब उसको कंगना ने बहुत समझाया, लेकिन वो उस चीज को नहीं ध्यान दे रही है। ठीक है। अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है, उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। वो अपने मामा के घर रहती है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो लेट नाइट आती है और उसकी पिक्चर मैगजीन में आई है। तो वो उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। दिस इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और वो घर छोड़कर चली जाती है। वो यहाँ से निकलती है और अपने दोस्त के घर जाती है, जो आगे चलकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। और अब उसे एक फैशन शो में मौका मिलता है, तो वो वहां पर शो शुरू होने से पहले ही उसको निकाल दिए जाते हैं। अब इस क्लिप में आपको उसकी आंखें देखनी है, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसी है। जो भी रिश्ता है तुम्हारा सलीम के साथ आई थिंक क्या है I don't have to put up with the nonsense. You had no right. Oh yeah? Really? I don't have a right in my show to even know who I am? Where that comes from. And nobody talks to me like that. Rohit, can you see down the place is going right now? Just admit me up. ये आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देखे, उसकी आंखों में पानी है लेकिन वो बाहर नहीं टपकता है। उसके सम्मान को ठेस पहुंची है, सबके सामने शर्मिंदगी हुई है। भावनात्मक रूप से वो बहुत बहुत आहत हुई है। गुस्सा आया पर कुछ नहीं बोली और ना कुछ कर पाई। यहाँ जो है, उसके बाद ये होता है, उसको डॉक्टर मिस्टर सरीन मिलते हैं, जो उसे अपनी कंपनी में फेस ऑफ द ईयर बना देते हैं। और उसका करियर एकदम आगे बढ़ चुका होता है। अब वो मिस्टर सरीन के साथ पूरा ज्यादातर पार्टियां और प्रोजेक्ट्स में साथ रहती है। इससे उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े होने लगते हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड का घर भी छोड़कर चली जाते हैं। फिर से देखिए, उसकी आंखें, उसकी गरिमा, वो किराया आदि के पैसे देकर निकलती है। वो तिरस्कृत महसूस करती है, तिरस्कार होने लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड। यहाँ पर रूब्रिक लगेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड। अब मिस्टर सरीन जो है वो उसे फ्लैट भी देते हैं और मौके भी देते हैं। वो शो स्टॉपर बन जाती है, कंगना की जगह ले लेती है। अब उसने उड़ान भर ली है, वो मिस्टर सरीन से प्यार करने लगती है, जो कि एक शादीशुदा आदमी है। यह नेत्रम्यूर की संवेदनशीलता है।
युवा लड़कियां अक्सर जो है युवा लड़कियां जो है वो अक्सर अ, अपने से बड़े उम्र में बड़े आदमी से प्यार करने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसकी संवेदनशीलता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्कूल जाती लड़कियां भी 35 साल या उससे ज्यादा उम्र के टीचर से प्यार कर बैठती है। नेट्रोम्यूर की ये खासियत है। ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और मिस्टर शरीन को इसके बारे में बताती है, लेकिन वह ठंडे दिमाग से कहते हैं कि अब वह अबॉर्ट करवा ले, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें क्लॉज था कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान न शादी कर सकती है न गर्भवती हो सकती है। तो वो एबॉर्शन करवा लेती है। लेकिन अब उसके मन के उलझने शुरू हो जाती है यहाँ से। अब एक नई मॉडल उसकी जगह ले लेती है। वह पूरी तरह से शराब और सिगरेट पीना शुरू कर देती है। पूरा दिन व्यर्थ निकल जाता है, समय पर काम नहीं कर पाती है, वो अपने होश खो चुकी है। उसका सपना छलित हो गया है, उसकी महत्वाकांक्षाएं भ्रमित हो गई है। वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करेगी। दिस इज एम्बिशन डिसीव्ड। अब ये हाई सोसाइटी पार्टीज में जाती है, ड्रग लेती है, अपनी लाइफ स्पॉइल कर चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड चल रहा है। डिजायर फॉर ड्रग इंक्रीज होता जा रहा है उसके। और एक दिन वो रैंडमली किसी एक टॉल डार्क अफ्रीकन के साथ सो जाती है। दिस इज हाई ऑन ड्रग्स। ठीक है। जब वो सुबह उठती है तो उसे बहुत शॉक लगता है कि ये मैंने क्या कर लिया। वो अपने रूम से बाहर आती है बहुत हेल्पलेस वे में और फिर अपने घर जाती है। ये है रेचेडनेस, रेचेड फीलिंग है ये, बहुत गंदा फील करना। डिस्पेयर, स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट होप, पूर्ण निराशा, संपूर्ण निराशा में है वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसने क्या क्या गलतियां कर दी। दिस इज कंपनी एवर्जन टू, किसी के सामने नहीं रोती है, अकेली रोती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्निटी चली जाएगी। अगर वो किसी बाहर वाले को पता चल जाएगा उसने क्या क्या किया है तो उसकी डिग्निटी लूज हो जाएगी, इसलिए वो अब किसी के सामने नहीं रोती है। ये फैमिली से दूर हो जाती है। फैमिली मतलब अब बॉम्बे में उसका फैमिली कौन है? उसका फैमिली उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन वो उनको भी कुछ नहीं बताती है, तो वो फ्रेंड से भी एस्ट्रेंज्ड हो जाती है। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर फ्रेंडली और इन कांटेक्ट विद समबडी हु वाज क्लोज टू यू। उसके बाद वो होमसिक हो जाती है। होमसिक मतलब अब उसको घर की याद आती है, पेरेंट्स की याद आती है। हर जगह वो से जब वो हार गई थी तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और वो उनके साथ चंडीगढ़ में रहने लगती है। यहाँ उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। ठीक है। डिस्पेयर में है, वो होपलेसनेस में है और उसको न खुशी है न गम है। उसको लाइफ में अब आगे अंधेरा ही अंधेरा लगता है। यहाँ पर हम एक रूब्रिक यूज कर सकते हैं, सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि क्या था, पहले उसके पास कुछ नहीं था, फिर वो बॉम्बे गई, फिर उसके पास सब कुछ आया, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। और फिर एक टाइम आया कि ये सब कुछ उसका चला गया। तो ये रूब्रिक हम ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्च्यून रिवर्स ऑफ, जिसमें पेशेंट कहता है कि पहले तो मेरे पास ये सब था लेकिन अब ये सब नहीं है। इस टाइम पे हम ले सकते हैं। अब उसके फादर उसको वापस जाने को कहते हैं तो वो हिम्मत करके मुंबई आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को मिलकर फिर से उसको काम मिलने लगता है। लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। वो पूरा दिन सोचती रहती है, मतलब वो ड्वेलिंग में है, वो जो पुराने थॉट्स हैं, ड्वेल्स ऑन ओल्ड थॉट्स, मतलब उस पर ही बार बार सोचती रहती है। सारे बैड इवेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, उसके जो थॉट्स हैं वो उसको छोड़ते ही नहीं हैं। सी द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज द नेगेटिव शेड ऑफ नेट्रम्यूर। बहुत ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। उसी टाइम पे अब क्या होता है, उसने टीवी पे कंगना की हालत देखी होती है।
ठीक है, और वो उसे अपने घर पे ले आती है। दिस इज अगेन द पॉजिटिव शेड ऑफ नाइट्रम्यूर। यहाँ रूब्रिक लगता है बेनिवोलेंस, मतलब हेल्पफुल। वो कितनी वो उसके अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी कितना उसके लिए वो उसको मदद करती है। ठीक है, अब ये उसका जो मूवी है उसका लास्ट सीन है। इसमें वो फिर से शो स्टॉपर बन गई है, लेकिन जब उसको रैंप के जाना होता है, बिल्कुल उसके एक सेकंड पहले उसको फोन आता है जिसमें मैसेज आता है कि कंगना की डेथ हो गई है। यहाँ पे हमें सिर्फ उसकी आंखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं, और हमें ये बिल्कुल समझाएगा व्हाट इज अफेक्टेशन। अभी ये दो स्लाइड है गाने की, सिर्फ चार चार लाइन ही है, लेकिन इसमें पूरा नेत्रम्यूर है। हमें सिर्फ फिर से फेस और आंखें ही देखनी है और वर्डिंग्स को समझना है। ठीक है, ये जो सारा था ये यंग नेत्रम्यूर के लिए मैंने बताया था। मैंने पूरी कोशिश की है टू प्रोजेक्ट नेत्रम्यूर इन अ वेरी नाइस वे सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। ठीक है, अगर नमक थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो खाना खाया नहीं जाता। इसलिए नेत्रम्यूर में न कुछ एक्स्ट्रा है, न कुछ एक्सेस है, और वो बहुत ही बैलेंस्ड और स्टेबल है नेत्रम्यूर। इसी वजह से, क्योंकि हमेशा हमारे खाने में जो है वो नमक हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्डर नेट्रम्यूर। ये जो एल्डर नेट्रम्यूर है ये डिग्निटी से बड़ा हुआ बच्चा है। ठीक है, अब ये इसने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। जो भी है उसने बहुत सहन किया, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे अपनी प्राइवेट लाइफ में हो, चाहे बिजनेस की लाइफ में हो, उसने बहुत सहा होता है। लेकिन नेत्रम्यूर संबंधों में लॉयल रहता है, वफादार रहता है, और वो चाहता है कि सामने वाला भी उससे वफादार रहे। अगर कहीं पर भी उसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो वो ब्रूडिंग में चला जाता है। वो इतना डिग्निफाइड है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो एजेड नेट्रम्यूर है वो पूरी लाइफ एक ऑटोक्रेटिक रूलर की तरह रहा होता है। तो वो बहुत डिसिप्लिन में रहता है और डिक्टेटोरियल है, और वो चाहता है कि उसका आईपीआर भी डिसिप्लिन फॉलो करे। मतलब ये जो नेट्रम्यूर होते हैं वो बहुत अपनी चीजें बहुत ध्यान से करते हैं। अपना काम, मेरी ऑफिस, मेरा घर, मेरा रूल, उनका चलता है। इसलिए वो हर चीज बहुत परफेक्शन से करते हैं, क्योंकि उनको एक्सक्लूसिवनेस में रहना होता है। इसलिए वो चाहते भी हैं कि सामने वाला भी डिसिप्लिन फॉलो करे। वो संबंधों को पकड़ कर रखेंगे। वो नेट्रम्यूर जो है वो कभी भी संबंधों को तोड़ता नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, वो अपने रिलेशंस को पकड़ कर ही रखता है। अगर नेट्रम्यूर का डिवोर्स होता है या हस्बैंड की और वाइफ की डेथ होती है तो वो किसी और को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देता है। ठीक है, वो बिना उसके ही चलता रहता है, क्योंकि ग्रीफ है, ग्रीफ में रहता है नेट्रम्यूर हमेशा। उसके दो, एक या दो ही फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब उसे ये फीलिंग होता है कि अगर मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा या बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा तो मुझे जल्दी से ही दुख मिलेगा, कोई ना कोई मुझे हर्ट कर देगा, और वो किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता है। नेट्रम्यूर को कॉन्सोलेशन भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कम लोगों में बैठता उठता है, वो लोग जो उसको कंसोल ना करे। उसको पता है कि मुझे उन लोगों के बीच में ही बैठना है जो मेरे बहुत करीब हैं, जो मुझे कॉन्सोलेशन ना करे। नेट्रम्यूर की एक खासियत भी होती है कि वो कभी भूलता नहीं है, लेकिन कभी भी वो माफ नहीं करता है। दे नेवर फॉरगेट एंड दे नेवर फॉरगिव। एक और भी चीज है, वो कभी बदला नहीं लेता है। नेट्रम्यूर जो है कभी रिवेंज नहीं लेता है, लेकिन वो भूलता भी नहीं है। तो नेट्रम्यूर की एक इमोशनल इश्यूज होते हैं। कैसे इश्यूज होते हैं इनके इमोशनल?
इन्होंने कई कई लॉस एक्सपीरियंस किए होते हैं, जैसे डेथ ऑफ लव्ड वंस, है ना। जब लाइफ इतनी लंबी हो गई है, वो 75, 85 के हो गए हैं, तो डेफिनेटली फैमिली में से या फ्रेंड्स में से या पार्टनर, किसी न किसी की तो डेथ हुई होती है। तो उनका गम ऐसा होता है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। वो अपने गम को ना दिखाते हैं, ना ही उसे भूल पाते हैं। ऊपर ऊपर से तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपने स्पाउस या पार्टनर को भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुख से उबर नहीं पाते हैं। तो ये सारे उसके इमोशनल इश्यूज होते हैं। अब लोनलीनेस, नेट्रम्यूर को बहुत अकेलापन महसूस होता है। ठीक है। तो जो कोई ओल्ड पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कहता है कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, कोई मुझे समझ नहीं पाता है और मेरी भावनाओं को सब नहीं समझते हैं। उस टाइम पे हमें नेट्रम्यूर कंसीडर करना होता है। वो डॉक्टर के पास आकर बोलते हैं कि उनको अकेलापन लगता है। जब हम बहुत प्रोब करते हैं तब जाके वो अपनी कुछ कुछ चीजें बताते हैं। नेट्रम्यूर बहुत क्लोज्ड है, इसलिए नेट्रम्यूर जल्दी से डॉक्टर से भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता है। अगर हम उनको क्वेश्चंस पूछते भी हैं, पर्सनल क्वेश्चंस, तो वो बात को टाल जाते हैं या फिर दूसरी बातों में हमें ले जाते हैं। ठीक है। उनके चेहरे पर किसी भी चीज की झलक नहीं दिखेगी, किसी भी दुख की या गम की उनके चेहरे से नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि नेट्रम्यूर अफेक्टेशन में है, चेहरे पर से नहीं दिखाएगा कि उसके अंदर कितना गम भरा हुआ है। तब हम नेट्रम्यूर कंसिडर कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। ठीक है। वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं, करते हैं, सबसे नाता छूट गया होता है ऐसा उनको महसूस होता है, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो पूरा दिन बैठे रहते हैं और उसके आसपास का आईपीआर, जैसे बेटा है, बहू है, वो सब अपनी लाइफ में, वो सब यंग एज में होते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो बहुत बिजी है और ये बहुत अकेला पड़ गए हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टनर भी नहीं है, स्पाउस भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल। अब मेंटल सिम्टम्स में क्या मिलेगा हमें? सबसे ज्यादा हमें मेमोरी लॉस वाले पेशेंट्स मिलते हैं। यहाँ उनकी हिस्ट्री से पता चलता है और लॉस की वजह क्या है और वो उस लॉस को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमें पता चलता है। तब हम उन्हें नेट्रोम्यूर दे सकते हैं। जनरली जो मेमोरी लॉस वाले पेशेंट आते हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो उनके साथ आने वाले बताते हैं। तो उनका यही कहना होता है कि ये चुपचाप एक साइड बैठे रहते हैं, हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करते थे, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं, और अब तो वो बहुत सारी चीजें भूलने लगे हैं। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, बट देयर हैज टू बी ग्रीफ इन द बैकग्राउंड ऑफ अ नेट्रोम्यूर पेशेंट। मतलब उसको या इमोशनल ट्रॉमा होना चाहिए या कोई ग्रिफ होनी चाहिए। अब इन लोगों को डिप्रेशन और मेंटल फटीग भी होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस अब मैं बहुत थक गया हूं, मन से भी और शरीर से भी, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने में ही खुश रहना चाहता हूँ। दिस आर द मेंटल सिम्टम्स जो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अकेलापन है, लोनलीनेस है, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ है, बहुत क्लोज्ड है, शेयरिंग नेचर नहीं है। आप ये पिक में से देख सकते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन के, हाउ सैड दे आर, बट देन ऑल्सो सी द वे ही सिटिंग विद डिग्निटी। वो अपनी डिग्निटी के लिए कुछ भी करता है नेट्रम्यूर। ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैं बहुत थक गया हूँ, मन से भी और शरीर से भी, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने में ही खुश रहना चाहता हूँ। गिव नेट्रम्यूर। फिजिकल सिम्टम्स जो लिंक्ड है इमोशनल स्टेट से। अब फिजिकल्स पे अगर हम आते हैं तो उनको इमोशनल स्टेट की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हमें समझना है।
पहला जो सिम्टम है उनमें आता है हेडेक या माइग्रेन। जनरली ये हेडेक उनका शुरू होता है स्कूल गोइंग गर्ल्स से, जो हेडेक शुरू होता है अगेन दैट इज विथ इमोशनल रीजन। जो स्कूल गोइंग गर्ल का हेडेक है दैट इज कनेक्टेड की इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है। मदर से उसका क्लिंगिंग है, लेकिन मदर उसको इतना वो नहीं देती है जो जितना वार्मथ और लव और केयर उसको चाहिए, इसलिए उसको हेडेक मिल रहा होता है। और इस स्टेज में भी, ओल्ड एज में भी, उसको इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ही हेडेक्स या माइग्रेन होते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, नौशिया है, ब्लोटिंग है। ये सब कुछ उनकी सैडनेस की वजह से और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से लिंक्ड होता है। इनमें सैडनेस भी बहुत होती है। बच्चों में भी सैडनेस दिखती है, वी कैन सी दैट इन देयर फेस। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो अकेले पड़ गए होते हैं, उनमें भी हमें सैडनेस दिखती है। ठीक है। सो दिस वाज द जर्नी मेरी तरफ से फ्रॉम प्री कंसेप्शन टू ओल्ड एज। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो दे कैन आस्क मी। थैंक यू निमिषा जी, आपने बहुत अच्छा नेत्रम व्यू का पिक्चर ड्रॉ किया है। और जो आप अपना पीपीटी अगर हटाना चाहेंगे तो हटा दीजिए। जी सर। सर मैं थैंक यू बोल देती हूँ। अच्छा। First, thank you, Dr. Sahani, for this opportunity. Thanks to HHF Gurus, मैंने नेट्रोम्यूर इन्हीं से सीखी है और इन्हीं से मैं आपको सिखा पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली थैंक्स टू डॉक्टर हैनेमैन फॉर दिस वंडरफुल साइंस ऑफ होम्योपैथी, जिससे हम बहुत ब्लेसेड हैं कि हम दूसरे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निमिषा जी, जी सर। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और माइंड को बहुत कम लोग समझते हैं, आपने उसको गहराई से समझने का कोशिश किया है। एक डॉक्टर दिवेश मेहरा का एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिए। चैट बॉक्स पढ़ती हैं। रेशियो ऑफ वर्किंग well netromure is in male of or and female. ऐसे रेशियो तो होम्योपैथी में कभी होते ही नहीं है सर। जो जिसका मेंटल सिम्टम्स दी बेस्ट मिल जाए हमारी रेमेडी के साथ, दैट इज द रेमेडी। रेमेडी, एनी रेमेडी कैन बी गिवन टू अ मेल एंड अ फीमेल। ऐसे मेल रेमेडी या फीमेल रेमेडी जैसा तो कुछ होम्योपैथी में होता ही नहीं है, एज पर माई नॉलेज। Yes madam. और दूसरा है, can you share some important rubrics of the netromure? क्या लिखा है? एक मिनट सर, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। सर क्या चाहिए उनको? मेरे पास आ नहीं रहा है। बोलता है कि नेट्रोम्यूर का कुछ इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स बताना जानना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपने बहुत सारे रूब्रिक्स पर शेयर किया ही है। मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे जितने भी हाँ, रूब्रिक्स जो हमें हमारी क्लिनिक में मिलते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और अगर नाइट्रोम्यूर एज अ सॉल्ट हम देखा जाए तो हम उसकी एक्सक्लूसिवनेस को नहीं भूल सकते हैं, उसके सिक्रेटिवनेस को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोम्यूर बहुत सिक्रेटिव होता है। उसका हॉटिनेस, उसकी डिग्निटी, सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्निटी। डिग्निटी। और हम इनको स्टेफिस एग्रिया, नाइट्रोम्यूर को भी बहुत अलग, बहुत ही साथ चलने वाली रेमेडी है। हम उसको बहुत सिंपली वे में अगर अलग कर सकते हैं तो मैं बता दूं आपको कि अगर नाइट्रोम्यूर पेशेंट आता है, वो अपना दुख बताते बताते कभी भी आंखों से पानी छलकने नहीं देगा। आंखों में पानी जरूर आएगा लेकिन वो छल बाहर नहीं छलकेगा, वो अपनी डिग्निटी में रहेगा। और स्टेफिस एग्रिया जो है वो अपना दुख बताते बताते रोएगी, उसकी आंखों से पानी बहेगा।
दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेफिस एग्रिया एंड नाइट्रोम्यूर। हमारे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं, अगर हम माइंड सिम्टम्स से जाते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल होता है ये जानना, क्योंकि ग्रीफ दोनों में होती है, डिग्निटी दोनों में होती है, ईगो दोनों में होता है, हॉटी दोनों है, दोनों ही रेमेडीज बहुत पैरेलल चलती है। तो कुछ रूब्रिक्स हैं जो हम कर सकते हैं। इवेडिंग लुक्स ऑफ नेट्रोम्यूर एंड सर्चिंग फ्लोर ऑफ इग्निशिया। इवेडिंग लुक्स मतलब वो आंखें चुराकर दूसरी तरफ देखकर बातें करेगा, और इग्निशिया जो है वो नीचे देखेगा। सर्चिंग फ्लोर, उसकी आंखें नीचे होगी। नेट्रोम्यूर की आंखें कभी भी नीचे नहीं होगी, वो इस तरफ देखेगा, दीवार की तरफ, और आपको सामने आंसर देगा। दोनों को अवॉइड करते हैं। जी। जी हाँ, सर। दोनों अवॉइड करते हैं, लेकिन ये इन दोनों का अवॉइड करने का तरीका अलग अलग है। जी सर। एक चीज और है, अ, धीमिसा जी, आपने बाइबल में एक लाइन पढ़ा है, "Thou art the salt of my life"। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाइबल का। जी ये सर। जिंदगी में सबसे प्रिय क्या है, तो नमक है। और आपने बहुत अच्छा कोटेशन भी शुरू किया था कि जिसका नमक खाया है उसे गद्दारी नहीं दे, है जी ना? सर। और ये एक चीज है लाइन का। सर, नमक में रिटेंशन है। नमक हमारे बॉडी में जाकर रिटेंशन करता है पानी का। हाँ, इसलिए हम नमक जब खाते हैं और हमें जब किडनी प्रॉब्लम्स होती है तब हम पानी कम कर देते हैं, क्योंकि नमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो रिटेंशन है वो नेट्रोम्यूर में भी है। नेट्रोम्यूर भी बहुत सारी चीजें रिटेन करता है, क्योंकि उसको किसी को बताना नहीं है, तो उसके अंदर 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 सब कुछ रहता है। ऑलवेज देर इज अ रिटेंशन, देर इज नेवर एन आउटलेट इन नेट्रोम्यूर। ये नेट्रम्यूर जो है सो, जैसा आपने कहा, ये जो है सो नेट्रम्यूर जो है सो हमेशा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर शरीर में आप नेट्रम्यूर ज्यादा, सॉल्ट ज्यादा लेंगे तो आपके अंदर में प्यास ज्यादा लगेगी, लेकिन पानी बाहर से निकलेगा नहीं, है ना? जी ये सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। और इमोशनल ग्रुप ऑफ मेडिसिन में मैं कहता हूँ, ये दोनों मेडिसिन सिपिया और नेट्रम्यूरिटिकम बहुत ही क्लोज है। लेकिन दोनों में बहुत ही आकाश जमीन का फर्क होना चाहिए, क्योंकि सिपिया जो है सो सिचुएशन से इंडिफरेंट हो जाता है। उसको दिमाग में इतना ये हो जाता है कि अब सारा दुनिया बेकार है, लेकिन नेट्रम में उसको भूल ही नहीं पाता है। वो अंदर रखेगा, उसके साथ में ब्रूडिंग बनता रहेगा, अंदर अंदर ही अंदर वो रोता है, अंदर ही अंदर हंसता है, अंदर ही अंदर सारा जिंदगी स्वयं में है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, अ, एक और दवा शायद ये बता रहे हैं आप, एक और डॉक्टर नीलम का है, कैन यू डिफरेंस ना, एक्वा नो, मेरिना। आई हैव नॉट लर्नड एक्वा मरीना, सो आई कैन नॉट डिफरेंशिएट। मैं बताता हूँ, एक्वा मेरिना के विषय में कहूंगा। एक्वा मेरिना क्या होता है? एक्वा मेरिना जो है सो समुद्र के पानी से आया है। पानी से आता है। तो एक्वा मेरिना इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द नेट्रम्यूरिटिकम। नाउ व्हाट इज द यस। डिफरेंस? सबसे इम्पोर्टेंट बात नीलम जी का ये कहना है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो नमक है, ये भी नमक है, वो भी नमक है, लेकिन एक्वा मेरिना इज ए एक्टिव सॉल्ट, वेयर एज द ये क्या कहते हैं, नेट्रम्यूर इज ए पैसिव सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। और एक्वा मेरिना जो है सो एक पानी को ही हम लोग डाइल्यूट करके बनाते हैं। तो कोई भी चीज पानी से जो तैयार होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है काफी वास्ट होता है ना, काफी वास्ट होता है। और इसलिए आपको कहेंगे कि अगर दोनों को हम लोग कंपैरिजन करना चाहेंगे, तो एक्वा मेरिना इज मोर मोर सेंसिटिव देन द नेट्रम्यूरिटी, है ना? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एक्टिविटी है, ज्यादा ये है, सेंसिटिविटी लेवल पर उनसे नेट्रम्यूरिटिकम से ज्यादा है। और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी होती है। समुद्र में कितना भी नमक डालो, कितना भी नमक डालो, वो चला जाएगा। और समुद्र का पानी तो खारा होता है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो ये एक्वा मेरिना के लिए बड़ा अच्छा डिफरेंस है। दूसरा आपका डिफरेंशियल डायग्नोस्टिस बिटवीन कार्सिनोसिन एंड नेट्रम्यूरिन। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहेंगी तो बताइए मैडम। नहीं सर, आप ही बता दीजिए।
सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। अरे नहीं, मैं खाली बस आपको सप्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए, कार्सिनोसिन को क्या कहते हैं? कार्सिनोसिन को, कार्सिनोसिन का मतलब होता है केकड़ा। और केकड़ा की कहानी आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं? केकड़ा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या खाता है? केकड़े के बच्चे जो अंडे से निकलते हैं तो सबसे पहले किसको खाता है? उसका जैसे कहते हैं मदर्स मिल्क लेता है, तो केकड़ा क्या खाता बच्चा का? वो अपने मदर का फ्लेश खाता है। तो ईटिंग वन सेल्फ माने कि देखिएगा, जितने भी इंट्रोवर्टेड, जितना भी ये सेंसिटिव पेशेंट होंगे, उसमें सेल्फ को, अपने आप को खाने की क्षमता होती है, अपने आप को खत्म करने का। तो ये नेट्रम म्यूरेटिकम खाता नहीं है, लेकिन उसके साथ में ब्रूड करता है। लेकिन कार्सिनोसिन जो है तो इतना खा जाता है कि उसमें रिपेयर नहीं होता है, बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है, इसलिए वो मैलिग्नेंसी की ओर लीड कर जाता है ना। तो जिसको आप अगर इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कार्सिनोसिन इज द क्रॉनिक स्टेज ऑफ द नेट्रम। हालांकि आपके मेट्रामेडिका में जो देखिएगा तो वहां पर एक लैडर ग्रुप ऑफ द मेडिसिन कहलाता है। लैडर मतलब कि उसका कहा, तो उसमें दिया है तीन। इसको नेट्रम्यूर का जो लैडर है, ये शुरू होता है आर्सेनिकम से, ना, आर्सेनिकम से। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट लेवल पर आता है नेट्रम्यूरेटिकम, और थर्ड लेवल पर आता है मेडोरिनम का। तो मेडोरिनम और कार्सिनोसिन का जो दोनों रोल जो है, तो ये सिफिलिटिक रोल हो जाता है। और ये सो इसलिए क्या कहते हैं, कार्सिनोसिन कार्सिनोसिन ये कंबाइंड हो जाता है, साइकोसिस्टिक हो जाता है। और आपका तो उससे हाइयर मेडोरिनम से भी ज्यादा। तो अब आपको लैडर ग्रुप बनाना हो तो क्या होगा? आर्सेनिकम, नेट्रम्यूरेटिकम, मेडोरिनम एंड कार्सिनोसिन। तो ये रिलेशनशिप है इसको। और इस तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जब आपके पास में पेशेंट आते हैं, तो उसको इस तरह से एनालिसिस करने से मुझे लगता है कि काफी आपको काफी अच्छा मदद मिलेगा। नेट्रम के विषय में एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैंने देखा, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स एंड दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब देमसेल्व्स ऑल्सो, है ना। कहते हैं कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। तो ये भावना जो है तो नेट्रम म्यूरेटिकम के साथ में है, वसीता है, अपने आप में सारा चीज को एब्जॉर्ब करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ उसके साथ में रहेगा। बट नेट्रम म्यूर विल नेवर रिएक्ट, एक्सटर्नल रिएक्शंस नहीं है, चाहे इंटरनल कितना भी रिएक्शन हो जाए। अंदर है, अंदर कितना भी रिएक्ट कर लो, कितना भी रिएक्ट कर लो, कोई अंत नहीं है। और वही जो है तो उसके लिए बीमारी का कारण बन जाता है। जब तक आप अपने इमोशंस का मतलब क्यों होता है, क्यों हमारे पास में इमोशंस होता है? इमोशंस का मतलब क्या है? टू टू क्रिएट ए कम्युनिकेशन। हमको संसार से सामना करने के लिए अपने इमोशंस का यूज, ये एक मेथड ऑफ कॉग्निटिव मेथड्स है ना। इमोशंस आपको इसलिए दिया गया है, अपने अंदर में भावना दिया गया है कि संसार के वस्तुओं से आप अपनी जैसा आपकी प्रतिक्रिया होती है उसको व्यक्त करो। अगर किसी को देख करके आपको क्रोध होता है, किसी को देख करके आपको डर हो जाता है, तो डरना तो चाहिए ना। अगर आप नहीं डरते हो, नहीं क्रोधित होते हो, तो क्या हुआ? आप अपने अंदर में एब्जॉर्ब हो गए हो। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आपको जियो और जीने दो। जियो और जीने दो की कहानी मैं पढ़ रहा था। अ, एक ये 3 वॉल्यूम में है। अपना किताब का नाम मुझे तत्काल याद नहीं रहा है। सिनॉप्टिक की टू मैथमेटिका, बहुत अच्छी किताब है, फॉरेन राइटर है। हाँ, मैं उसमें देखा हूँ, बहुत अच्छा। मैं उसको अक्सर रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे नाम अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उस किताब में अक्सर मैं देखा करता हूँ कि उसके एक्सप्लेन करने का तरीका बड़ा अलग है। उसमें क्या किया है कि पहले सबसे आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दे दिया है, उसके बाद में मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, उसके बाद में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, और लास्ट में जाकर के डिजायर एंड एवर्सन और हर एक मेडिसिन का एक न्यूक्लियस बनाया। तो ये हम लोगों को भी मैथमेटिका पढ़ते हैं
तो उसमें दो चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ द सिम्टम्स। मैडम सीरियल बोगर का किताब नहीं है सर। जो आप कह रही है बोगर नहीं, अगर बोगर रहता तो तुरंत आ जाता। देखिए ना, मुझे अभी तत्काल दिमाग में नहीं आ रहा, मैं अभी क्लिनिक में भी नहीं हूँ कि मैं किताब अभी तुरंत निकाल लूँ। देखिए ना, बाहर ये फॉरेन ऑथर है, लेकिन सर आप मैसेज कर देना ग्रुप में। मैं मैसेज कर दूंगा, कल मैं मैसेज कर दूंगा आपको। बहुत अच्छी किताब है, 2 वॉल्यूम में है इसके, और एक थर्ड वॉल्यूम कंबाइंड वॉल्यूम भी आया है। फर्स्ट वॉल्यूम में पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, और सेकेंड वॉल्यूम में आपको रेयर मेडिसिन दिया हुआ है। तो इसको जरूर से आप लोग पढ़िए। और एक मेट्रिया मेडिका ये है बार्थल एंड कुलेनकर का, शायद आप लोग उसको देखे नहीं। ये भी आपका सिनॉप्टिक ही है बार्थल एंड कुलेनकर का। लेकिन इसकी खासियत क्या है, कभी आप कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स को इकट्ठे एक जगह पर देखा है रिपोर्ट मेट्रिया मेडिका में? नहीं। तो यहाँ पर कहा कि कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स। रामचंद्र शाह का नहीं है कि ये कोई ऐसा किताब, फॉरेन ऑथर मैं बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स बार्थल एंड कुलेनकर की आती है, बाहर के ऑथर हैं, जर्मन ऑथर है, वहाँ का ये आता है बार्थल एंड कुलेनकर। तो इसमें अंदर में दिया हुआ है कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स। आपका हनीमैन ने जो कहा कि symptoms which are opposite to the general, symptoms which are opposite to the general, है ना, जो symptoms opposite to the general है, एक ही मनुष्य के अंदर में होता है इसको। और केंट ने उसको कहा कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर। कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर का मतलब हुआ दोज पर्टिकुलर सिम्टम्स विच आर जस्ट अपोजिट टू द जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स अपोजिट, जैसे कि मान लो कि आर्सेनिक एल्ब है, तो आर्सेनिक एल्ब का कहते हैं कि सिर का दर्द जो है, पूरा शरीर का दर्द जो है, तो गर्म सेकने से आराम मिलता है ना। पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, लेकिन उसका सर का दर्द क्या होता है, सर का दर्द को ठंडा पानी से धोना पड़ता है ना। और तो ये क्या हुआ, ये ठंडा पानी से धोना जो हुआ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर हो गया आपको, जस्ट अपोजिट। इस तरह के लक्षण भी हमको इकट्ठा करने का जरूरत है, पढ़ने का जरूरत है, देखने का जरूरत है। इसको हम लोगों को संग्रह करना चाहिए, जो कि इस किताब में। एक और किताब है सर मतलब मास्टर। ये हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है या ऑलरेडी किताब में है ये? कुछ किताबें हैं, जैसे मैंने अभी बार्थल एंड कुलेनकर की बात करी, फिर मैंने एक किताब, किसी आप लोगों ने केसी भांजा, इंडियन ऑथर हैं, केसी भांजा का मास्टर कीटोमेट्रिया मेडिका। हम्म। आप लोग कितने लोग उससे वाकिफ है, मास्टर कीटोमेट्रिया मेडिका? हाँ सर मैडम मैंने इसको सुना जरूर है। से अगर नहीं है आपके पास में, मेरे पास तो है उसका हार्ड कॉपी, लेकिन मैं पीडीएफ कॉपी भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा या ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो मास्टर किट मेट्रा मेडिका जो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जहाँ की मेडिसिन को पढ़ना, क्योंकि बड़े बड़े मेट्रा मेडिका है, लेकिन उसको मास्टर की के रूप में पढ़ना, जैसे एलन कीनोट पढ़ते हैं, तो एलन कीनोट से भी ज्यादा सरल भाषा में आप समझ पाइएगा मास्टर की टू मेट्रा मेडिका बाई केसी भांजा। यही सब है, देखिए पढ़ते रहना। मैं शेयर कर दूंगा जी शिव कुमार जी, आपको ग्रुप में आ जाएगा, मैं उस किताब को डाल दूंगा। पहले भी मैंने कई एक बार डाला है, कई एक लोगों ने मांगा है, तो मैं रखा रहता हूँ, मैं देखता हूँ मीटिंग के बाद में मैं व्हाट्सएप खोलूंगा, तो मैं इसको जरूर से इसको करूंगा, शेयर करूंगा। तो बहुत अच्छा सेशन है मैडम आपका। आप इसी तरह से फिर आइए। आप कोई अगला सेशन के लिए आपका बुकिंग है कि नहीं? नहीं सर अभी तो नहीं है, थोड़े तो टाइम फिर के बाद। आप अगला सेशन हम लोग के मैं कल आपसे बात करते हैं, एक अगला सेशन। जी सर। और एक दूसरे से कोई मेडिसिन से कि मेडिसिन पढ़ना, एक बार जो पढ़ते हैं, आज जितना हम लोगों ने नेत्रम्यूर को पढ़ा, तो मैं बहुत लोग, सभी लोगों के लिए रिम्बर्स हो जाता है ना, रिन्यूअल हो जाता है, सभी जी जानते हैं। सर। कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का फोरम का भी यही उद्देश्य होता है कि हम लोग उसको रिन्यूअल करें, आपके ज्ञान का नवीकरण करें, है ना। जी जब सर। तक नवीकरण नहीं करते रहिएगा, तो वो आपको क्या कहते हैं, ठंडे बस्ते में जमा हो जाता है, कोना में चला जाता है। तो हमेशा एक्टिव बनाए रखते रहिए। आपने नेत्रम्यूर के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। एक चीज लेकिन मैडम, आपने कहा कि नेत्रम्यूर का पेशेंट रोता नहीं है। ऐसा कोई आदमी होगा दुनिया में कि नहीं रोता होगा?
सर रोता है, दिखाता नहीं है, वो अकेले में रोता है और हाँ ये अपनी आंखों में आंसू लाता है, लेकिन किसी के सामने वो नहीं, बहने नहीं देता है। हाँ, मैं देखा पेशेंट नेत्रम्यूर के पेशेंट जो है, आपने बहुत सही कहा कि दिखाता नहीं है। तो वीप्स व्हेन अलोन, यहाँ पर यस। 2 या 3 ही दवाइयां हैं। वीपिंग व्हेन अलोन, अकेले रहने पर रोता है, माने कि अपना जीवन का भड़ास निकालता है। कोई भी आदमी बिना रोए नहीं रह सकता है, कोई भी आदमी बिना हंसे नहीं रह सकता है, कोई भी आदमी बिना गुस्सा हुए नहीं रह सकता है। कोई भी नहीं रहा, लेकिन रोना तो आपके लिए क्या होता है, रोने से आपके भीतर की टॉक्सिसिटी, मन का भड़ास जो है तो निकलता रहता है। ये यस बहुत सर। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोगों को सर बहुत आ, बड़ा इमोशन है। हाँ, हाँ, इमोशनल आउटब्रेक बहुत जरूरी होता है हर एक की सर, लाइफ में। यही तो कहा गया ना, इमोशन जो है तो आपको कनेक्ट करता है पूरे संसार से। तो आप अगर कनेक्ट नहीं रहिएगा तो आप तो जिंदगी से, आपका संसार से नाता ही टूट जाएगा, है ना। और संसार में जीना है तो नाता बना के रखना चाहिए। और नेत्रम्यूर तो इतना ज्यादा नाता नाता बना के रखा है कि तुम भी जियो, जिएंगे, तुम भी रहो, मैं भी ये करूंगा, जी सर। है ना। जी ये सर। बहुत बहुत अच्छा वो कभी अपने संबंधों को तोड़ता नहीं है नहीं, नाट्रम्यूर, अंततः क्योंकि नाराज नाट्रम्यूर हर रहे। चीज में जरूरी है ना। नमक हर चीज में जरूरी है। हाँ, नमक जो है तो ये कहते हैं ना कि यू आर द सॉल्ट ऑफ माई लाइफ। लाइफ। यस। बहुत अच्छा मैसेज है, यू आर द सॉल्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैडम थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू डॉक्टर एवरीबॉडी। स्वप्निल, डॉक्टर स्वप्निल जी आप हैं? जी सर। डॉक्टर स्वप्निल जी, हाँ, आप मैडम को थैंक्स कहिए। और मीटिंग डॉक्टर धनेश ने, डॉक्टर जो नेक्स्ट डॉक्टर रुचा, मीटिंग उसको ट्रांसफर करें। थैंक यू मच मैम, आपने बहुत अच्छा बताया नाइट्रोम्यूर के बारे में। अब हमारा इंग्लिश सेशन का वक्त हो गया है, तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर डॉक्टर रुचा फॉर इंग्लिश सेशंस। थैंक यू एवरीबॉडी।